हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा शुक्ला और आज मैं आपको पूरा नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज से मेरी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है, न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी लाइफ की। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पीछे छोड़ दी हैं हमेशा के लिए और अब न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है। सो मुझे लगता है कि आज मुझे अपना पूरा नाम बताना चाहिए आप सभी को। होपफुली आधे बच्चे तो ऐसे भी जानते होंगे मेरा नाम प्रतिभा शुक्ला है, बट कुछ लोग नहीं जानते होंगे, सो आज जान गए। चलिए बात करते हैं। आज हम जो करने वाले हैं होम साइंस में वो आपके होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो यानी पिछले वर्षों में पूछे जाने प्रश्न हैं वो हम करने वाले हैं। हालांकि इन प्रश्नों को हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बट जहां पे हमने किया हुआ है उसी से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक ही क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि या तो फिर आपकी महामैराथन क्लास हो 5-6 घंटे की, तब तो आप पूरा एक पेपर सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। बट फिक्र ना करें, पेपर में बहुत कम समय बचा हुआ है भाई, 15 दिन है, इसलिए अब मैं आपके लिए डेली क्लासेस लेके आऊंगी। तो बिल्कुल भी हटिएगा नहीं यहाँ से और कंप्लीट देखिएगा क्योंकि अब चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 यानी जो आपका होम साइंस है, इसकी क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, ये प्रॉमिस है मेरा। तो क्योंकि अभी अगर मैंने अभी भी इस बारे में मेहनत नहीं की तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मैं भी जानती हूँ कि आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आपको डेली आपकी क्लासेस मिले। तो डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और जो नए पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं आपके टॉपिक वाइज, यानी जो आपका टॉपिक है मेन, उन टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, तो ये रहा आज की न्यूज और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो भी नोटिफिकेशन आए उन वो आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए ये वाले सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे। आई होप अभी तक आपने जो वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम 21 से शुरू करेंगे, 20 तक क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ 20 तक क्वेश्चन हो गए थे, अब 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि महाराष्ट्र की साड़ियों में बने छोटे चौखाने जिन्हें हम चेक कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है? मूंगी चौकड़ा, रेक्कू, मूंगा या फिर पेट्टू। सो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आज थोड़ा सा क्लास लेट हुई है तो यहाँ पे मैं ध्यान रखूंगी कि कई बार होता है कि इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लोगे तो जब भी मेरी क्लास होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। कई बार होता है कुछ वर्क ऐसे हो जाते हैं जिससे थोड़ा सा क्लास लेने में टाइम लग जाता है अपलोड होने में। सो इस वजह से कभी कभी हो सकता है लेट भी क्लास आ जाए। सो इस समय तो आपके लिए जरूरी है कि क्लास आ रही है। एंड यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका होगा मूंगी चौकड़ा। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है आपसे कि नेल पॉलिश जो आप लगाते हो, धब्बों को छुड़ाने में किससे छुड़ाया जा सकता है? मतलब जो आपके नेल पेंट के धब्बे हैं, नेल पॉलिश लगाते हो ना, वो आप किससे छुड़ाते हो? आपका है ऑक्सैलिक एसिड, बोरॉक्स, एसीटोन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हमें देख के ही तुरंत सॉल्व करना है, इनमें तो हम ज्यादा समय ना ही गंवाएं तो बेहतर होगा। जो हमारे मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें हम थोड़ा सा समय लेकर आराम से चेक करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका एसीटोन। ठीक है, एसीटोन आपका क्या है? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़े, तो यहाँ पे अगर मैं बहुत ज्यादा छोटा कर दूं, आई होप आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगी कि जो नीचे के ऑप्शन है उन्हें मैं बाद में दिखा दूंगी। 2 ऑप्शन आप बाद में चेक कर लीजिएगा, इधर 2 ऑप्शन आपको अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सरल यादृच्छिक प्रतिचयन हेतु अनिवार्य आवश्यकता निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है समष्टि यानी पॉपुलेशन में उपलब्ध सभी इकाइयां ज्ञात होनी चाहिए। बी है समष्टि में उपलब्ध सभी इकाइयों को जानना आवश्यक नहीं है। समष्टि मतलब आपका पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, सी है आपका ऑप्शन की सभी इकाइयां प्रतिचयन के पूर्व विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है आपका नमूना चयन के समय अन्वेषक की पसंद पर विचार किया जाता है। तो ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, एक बार फिर से आप प्रश्न देखें ध्यान से और बताएं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। यानी सरल यादृच्छिक प्रतिचयन हेतु अनिवार्य आवश्यकता निम्नलिखित में से कौन सी है? सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आपका राइट आंसर है समष्टि यानी पॉपुलेशन में उपलब्ध सभी इकाइयां ज्ञात होनी चाहिए। ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लचकदार धागा के विविध प्रकार हैं। लचकदार धागा के विविध प्रकार हैं
ऑप्शंस देखते हैं। स्लब, ठीक है, बी है ग्रेडल, सी है इलास्टोमेरिक, 4 है आपका बाई कंपोनेंट और 5th है आपका बाई कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ABCD कर लो चाहे 1 2 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन तो वही रहेंगे। लचकदार धागा के विविध प्रकार हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन कौन से प्रकार हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। तो यहाँ अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर की, तो एक तो आपका क्या है, स्लब है, ठीक है, दूसरा आपका ग्रेडल है और तीसरा आपका इलास्टोमेरिक। तो यहाँ अगर हम चूज करेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका पहला, दूसरा और तीसरा होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक तरफ चार्ट के प्रकार दिए हुए हैं, यानी टाइप्स ऑफ चार्ट, जिसमें है आपका चित्रात्मक चार्ट, फ्लो चार्ट, संगठनात्मक चार्ट और डी है आपका स्ट्रिप्टीज चार्ट, जो कई बार पूछे जा चुके हैं। और उसके बाद उनका वर्णन दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे उनका वर्णन दिया गया है, यानी जब हम यह कहानी बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे प्रक्रियाओं की श्रृंखलाओं के परिणाम के रूप में कोई उत्पाद प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका पूरी कहानी लिखित में अथवा किसी तस्वीर में चित्रित की जाती है और इस कागज की पट्टियों से ढका जाता है, ठीक है। तीसरे में बोला गया है कि तस्वीर एवं लिखित सामग्री धारण करता है, और चौथे में है कि यह किसी संगठन की संरचना को प्रदर्शित करता है। यहाँ रिलैक्स कीजिएगा, मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करूंगी, आप आराम से देख सकते हैं। हो सकता, देखो अभी यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आधा आधा करके दिख रहा है, बट डोंट वरी, मैं इसको बिल्कुल आपको सही करके बताऊंगी। अब जैसे देखो यहाँ पे पूछा गया आपका चित्रात्मक चार्ट, देखो मेरी स्क्रीन आपका वैसे वाला नहीं है जैसे लोग यूट्यूब में पढ़ाते हैं बड़ी सी स्क्रीन में, इस वजह से पूरे क्वेश्चन एक साथ नहीं दिखते। सो फोन में ये चीज रहता है ना, तो फोन में हाफ हाफ करके आता है, आई नो, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ देखो अगर चित्रात्मक चार्ट की हम बात करेंगे, तो इसका जो चित्रात्मक चार्ट का वर्णन है वो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले। तो इसका वर्णन आपका है कि तस्वीर एवं लिखित सामग्री धारण करता है। ये क्या है आपका चित्रात्मक चार्ट है। कौन सा चित्रात्मक चार्ट? यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इसको तस्वीर एवं लिखित सामग्री धारण करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, चित्रात्मक चार्ट, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट का होगा कि जब हम कहानी बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे प्रक्रियाओं की श्रृंखलाओं के परिणाम के रूप में कोई उत्पाद प्राप्त किया जाता है, तो ये कौन सा चार्ट है, ये आपका फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें संगठनात्मक चार्ट की, तो संगठनात्मक चार्ट में आपका होगा कि यह किसी संगठन की संरचना को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका संगठनात्मक चार्ट होगा, ठीक है। एंड लास्ट में आपका पूछा गया था स्ट्रिप्टीज चार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि पूरी कहानी लिखित में अथवा किसी तस्वीर में चित्रित की जाती है और उसे कागज की पट्टियों में से ढका दिया जाता, ढक दिया जाता, तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रिप्टीज चार्ट, ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपको चीजें समझ में आ गई। ऊपर ये आपका अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया। फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ, जहां पे जिसको भी कंफ्यूजन होगी क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहले हमने चित्रात्मक चार्ट की बात की, तो चित्रात्मक में हमने कहा कि तस्वीर एवं लिखित सामग्री धारण करता है, ये क्या है आपका चित्रात्मक है। मैं फिर लिख देती हूँ, ठीक है। वहीं हमने बात की आपका फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट में हमने कहा कि जब हम यह कहानी बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे प्रक्रियाओं की श्रृंखलाओं के परिणाम के रूप में कोई उत्पाद प्राप्त किया जाता है, तो ये क्या है आपका फ्लो चार्ट है। वहीं अगर हमने बात की संगठनात्मक चार्ट की, तो यह किसी संगठन की संरचना को प्रदर्शित करता है, ये क्या है आपका संगठनात्मक चार्ट है। फिर हमने बात की आपका स्ट्रिप्टीज चार्ट, तो यानी पूरी कहानी लिखित में अथवा किसी तस्वीर में चित्रित की जाती है और इस कागज की पट्टियों से ढक दिया जाता है, सो ये आपका क्या है स्ट्रिप्टीज चार्ट है। आई होप आप सभी को आज का जो चीज है, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, वो चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी 3142 ये आपका होगा,
बाकी आपको यहाँ से समझ में आ गया तो कैसा सीक्वेंस था, उसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी बताने में, ठीक है। यानी 3 1 4 2 ये आपका करेक्ट है। चाहो तो मैं आपको यहीं पे लिख देती हूँ ताकि और भी चीजें आपको क्लियर रहें, साथ में क्वेश्चन देखते रहोगे और ये भी समझ में आएगा। तो आपका मैंने आपको बताया ये पहले आएगा, उसके बाद आपका ये आएगा सेकेंड में, देन आपका थर्ड में ये आएगा और फोर्थ में आपका ये आएगा। तो ऐसे आपका क्या होगा, सीक्वेंस से होगा। और यही देखो लिखा हुआ है ABCD, या ABCD कर लो, 1 2 3 कर लो, जो करने का मन है वो कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे भी सूची दिया हुआ है, सूजी लिखा है यहाँ पे, किसी को पक्का भूख लग रही होगी तभी ये सूजी लिखा है यहाँ पे। अब होम साइंस के स्टूडेंट है, इतना तो बनता है नहीं। तो यहाँ पे देखो सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकेंड का आपको क्या करना है, मिलान करना है। क्वेश्चन क्या है कि परिधान निर्माण में प्रयुक्त सहायक उपकरण यानी युक्तियों को सूची सेकेंड में दिए गए विवरण से क्या करना है, मैच करना है, यानी मिलान करना है। अब देखिएगा सूची फर्स्ट में है सहायक युक्तियां, ठीक है, हेल्पफुल टिप्स। तो यहाँ पे आपका है बोनिंग, बी है आपका क्रोनोलाइंस, सी है आपका साइलेसिया और डी है आपका हुप्स, ठीक है। चीजें समझ में आई। यहाँ उनका विवरण दिया हुआ है, एक बार विवरण को पढ़ लेते हैं, देन फिर हम अच्छे से करेंगे। पहला देखो है पैकेटिंग में प्रयुक्त कपास लेखिका, दूसरा है स्कर्ट के सबसे निचले भाग से सिले हुए बड़े वलय, थर्ड है आपका केसिंग यानी पुट्टिका से बंद कठोर प्लास्टिक की पट्टी, और आपका फोर्थ है कसा हुआ पेटीकोट बनाने के लिए नेटिंग की पंक्तियां या धारियां, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन तो आप जानते ही हो कि ये आपके सीक्वेंस लगाने के लिए पूरा दिया हुआ है, मतलब मिलान लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, ठीक है, मेरे साथ साथ देखते रहना आराम से। सबसे पहले हमने बात की बोनिंग की, ठीक है। तो बोनिंग का क्या होगा कि केसिन यानी पुट्टिका से बंद कठोर प्लास्टिक की पट्टी, ये क्या है आपका बोनिंग है, ठीक। वहीं हमने बात की आपका क्रीनोलाइंस की। क्रीनोलाइंस का अगर हम याद रखेंगे तो क्रीनोलाइंस है कसा हुआ पेटीकोट बनाने के लिए नेटिंग की जो पंक्तियां हैं या धारियां, इसको हम क्या कहेंगे, क्रीनोलाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे हम, क्रीनोलाइंस। अभी मैं ऊपर आपको दिखा के बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका साइलेशिया की, साइलेशिया की अगर हम बात करेंगे तो आपका होगा पैकेटिंग में प्रयुक्त कपास लेखिका, ये क्या है आपका साइलेशिका, ठीक है। एंड लास्ट आपका पूछा गया था हुप्स। हुप्स मतलब स्कर्ट के सबसे निचले भाग से सिले हुए बड़े वाला, ये क्या है आपके हुप्स होते हैं। तो इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। यानी आपका बोनिंग पूछा गया है, इसका आपका होगा केसिन वाला, ठीक है, बोनिंग का आपका केसिन होगा। फिर हमने कहा आपका क्रोनोलाइंस का, तो क्रोनोलाइंस का हुआ आपका कसा हुआ पेटीकोट बनाने के लिए नेटिंग की पंक्तियां। फिर हमने कहा आपका साइलेशिया, तो साइलेशिया का हमने बात की तो आपका पैकेटिंग में प्रयुक्त कपास लेखिका। और लास्ट में हमने बात की हुप्स की, तो हुप्स में हमने कहा आपका स्कर्ट के सबसे निचले भाग से सिले हुए बड़े वलय। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस लगेगा। यानी सबसे पहले जो हमने बात की तो आपका मिलान में पहले तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, ऐसा रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा कहाँ है, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा ऑप्शन डी में है, ठीक है। जहां पे भी स्टूडेंट प्रॉब्लम हो ना तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मैं पक्का अगली बार से कुछ नया ट्राई करूंगी, कुछ अलग करूंगी, ताकि चीजें आपको और क्लियर समझ में आए, राइट। कई बार देखो मिलान में आगे पीछे होता है ना, कई बार हम बार बार स्क्रीन अप डाउन कर रहे हैं तो आपको शायद दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत होगी तो प्लीज बता देना, मैं दूसरी तरीके से इसमें करने की कोशिश करूंगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 2 मंजिला भवन को सहारा देने के लिए पत्थर की दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए, 10 इंच, 15 इंच, 18 इंच या फिर 24 इंच। तो 2 मंजिला भवन को सहारा देने के लिए पत्थर की दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहूंगी कि बुक्स अगर में आप देखोगे इसका आंसर, तो इसका आंसर दिया है कुछ बुक में, मैं सारी बुक की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बुक में इसका आंसर दिया हुआ है आपका 10 इंच, ठीक है, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 18 इंच। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बुक का हूबहू सही मान लेते हैं, बट मान लो कुछ लोग हैं जिनको जरा सा भी डाउट हुआ, उन्होंने गूगल में सर्च किया और उनको ये वाला आंसर दिखा। तो यहाँ पे दिक्कत यही थी, मैंने भी एक ऑनलाइन बुक मंगाई थी जिससे मुझे लग रहा था कि शायद ये करेक्ट होगी, लेकिन जब मैंने उस बुक को चेक किया तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो रॉन्ग थे।
तो यहाँ पे जब होम साइंस की बुक हम खरीदते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि मैं कौन सी बुक हम खरीदे जिसमें आपको सही सही आंसर मिले। तो यहाँ पे बहुत सारी बुक मैं अब तक 2-3 बुक खरीद चुकी हूँ और जिनमें मैंने चेक किया है तो कई सारे आंसर गलत है बुक में। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप जो ऑनलाइन चीजें आपको जो यूट्यूब में टीचर्स पढ़ाते हैं उनको ही पढ़िए, बुक्स वगैरह इस समय ना खरीदिए, क्योंकि बुक्स वगैरह खरीदने के बाद अगर आप पढ़ लेते हैं या इंग्लिश मीडियम की जो बुक मिलती है वो थोड़ा बहुत सही भी रहती है, हिंदी वाली जो रहती है वो उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, जरा सा भी शक हो तो गूगल पे सर्च करके करेक्ट कर लो या किसी मैम से पूछ लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, सो 18 इंच इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, तो देखो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है आपको। सूची जो फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें आपकी अवधारणाएं दी हुई हैं, तो शास्त्रीय अनुकूलन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, आपका पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, और डी है आपका दंड यानी पनिशमेंट। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और आपका पुनर्बलन और दंड, ये 4 चीजें हैं। अब इनका वर्णन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पे से मैच करना है। अब यहाँ अगर हम बात करें शास्त्रीय अनुकूलन की, सबसे पहला आपका क्या है, शास्त्रीय अनुकूलन। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो आपका जो फोर्थ है, यानी सहचारी अधिगम का एक रूप जिसमें तटस्थ उद्दीपक अर्थपूर्ण उद्दीपक से संबंधित होते हैं एवं समान अनुक्रिया उत्पन्न करने हेतु अर्जित होते हैं, तो ये आपका क्या है, शास्त्रीय अनुकूलन है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, आपका पूछा गया क्रिया प्रसूत अनुकूलन, तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन में आएगा कि अधिगम का एक रूप जिसमें व्यवहार के परिणाम इस बात की प्रायिकता में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं जिससे ऐसा व्यवहार घटित होगा, तो ये आपका क्या है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया पुनर्बलन का, तो पुनर्बलन में आपका क्या होगा, पुनर्बलन में होगा आपका कि वह परिणाम जिससे इस बात की प्रायिकता बढ़ जाती है कि ऐसा व्यवहार घटित होगा, पुनर्बलन। ठीक है, थर्ड आपका था, मतलब लास्ट आपका था कि वह आपका दंड पूछा गया था, तो वह परिणाम जिससे इस बात की प्रायिकता कम हो जाती है कि ऐसा व्यवहार घटित होगा, तो ये आपका क्या है, दंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो मिलान के लिए हम ऐसे ही कर पाएंगे क्योंकि सामने सामने कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट, 4 1 आपका 2 3, तो 4 1 2 3 आपका ऑप्शन पहले में है, तो पहला ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे भी सूची दे रखी है। अब देखो सूजी नहीं दे रखा है, सूची ही दे रखा है ना, मतलब हम लोग सूजी खा खा के थक चुके हैं इसलिए अब सूची आ गया। चलो यहाँ पे दिया है एक तरफ विचारक, ठीक है, यानी थिंकर्स, यानी अरस्तु, सैमन वेबर, विस्टली एवं मैकन, और डी है आपका लीगन। और आप जानते हैं कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और आने की अभी भी संभावना है कि हो सकता है कि दोबारा भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके। तो सूची सेकंड में यहाँ आपके दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे मिलान करना है। अब जैसे हम मान लो अरस्तु की बात करें, अरस्तु का कई बार, मतलब एरिस्टोटल का कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो अरस्तु का क्या है आपका, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, ये आपका किसका है, अरस्तु का है। मैं लिख देती हूँ क्योंकि ऐसे हम लोग मिलान कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही करेंगे। वक्ता, भाषण, श्रोता, ये किसका है आपका, अरस्तु का है। अब बात करें यहाँ पे सैमन वेबर की, तो सैमन वेबर का क्या होगा आपका, यहाँ पे देखते हैं, तो सैमन वेबर का आपका होगा स्रोत, ट्रांसमीटर, सिग्नल, ग्राही और गंतव्य, ये आपका किसका है, सैमन वेबर का है। चाहे तो आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है, यानी आपका स्रोत, ट्रांसमीटर, सिग्नल, ग्राही और गंतव्य, ये आपका इसमें होगा। ठीक है, यानी सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर और डेस्टिनेशन, ये आपका होगा। वहीं अगर हम बात करें वेस्टली एवं मैकन की, आपका जो ऑप्शन सी है वेस्टली और मैकन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, सो ये आपका होगा प्रेषक, कूट, लेखक, चैनल, विकूट, लेखक, ग्राही, ये आपका क्या होगा, आपका वेस्टली एवं मैकन का होगा, यानी प्रेषक, कूट, लेखक, चैनल, विकूट, लेखक, ग्राही। ठीक, तो मैं आपको लिख देती हूं ताकि आपको इसमें पता रहे, वेस्टली और मैंने आपको बात की मैकन की। ठीक, अब अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट आपका कौन सा बचा, यही सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला जो है आपका संप्रेषक संदेश, ठीक है,
चैनल और आपका निदान यानी व्यवहार, श्रोता और अनुक्रिया, ये आपका किसका है? तो ये आपका लीगन का है, लीगन का। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अरस्तु का तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अरस्तु का तो कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। सो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा, 3142। 31 क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में लेडीज कुर्ता तैयार करने के लिए 36 इंच चौड़ाई वाला कपड़ा की न्यूनतम आवश्यकता होगी? एक दिशीय प्रिंट, द्विदिशीय प्रिंट, पोल्का डॉट्स या फिर चेक्स और प्लेट्स? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी लेडीज कुर्ता तैयार करने के लिए 36 इंच चौड़ाई वाले कपड़े की न्यूनतम आवश्यकता होगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है और बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे होगा आपका एक दिशीय प्रिंट, वन डायरेक्शन प्रिंट। ठीक है, बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी दो सूचियां दे रखी हैं। सूची फर्स्ट में आपका वस्त्र प्रसंस्करण है, ठीक है, यानी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग है, और दूसरे में इसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो पहले में आपका क्या है? डिसाइजिंग, बी है आपका स्काउरिंग, सी है आपका ब्लीचिंग और डी है आपका फिनिशिंग। ठीक है, और यहाँ आपका दिया है सेलुलोज आधारित, केटालेज आधारित, एमाइलेज आधारित, और फोर्थ है आपका प्रोटीएज, लाइपेज और पैक्टिनेज, और नीचे आपको इसके दिए हुए हैं मिलान। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं और यहाँ देखते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ उसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहीं पे मैं लिख दूंगी तो आपको सामने सामने सीधा सीधा दिखेगा। यहाँ अगर मैं सेलुलोज आधारित की बात करूंगी तो सेलुलोज आधारित में आपका होगा डिसाइजिंग, डिसाइजिंग। ठीक, वहीं अगर मैं बात करूंगी एमाइलेज आधारित की तो एमाइलेज का होगा आपका स्काउरिंग, स्काउरिंग। ठीक है, बात करूंगी ब्लीचिंग की। ठीक है, आपका ब्लीचिंग भी दिया हुआ था कहीं पे, वेट रुको देखते हैं। हाँ जी, ब्लीचिंग आपका दिया हुआ है, तो ब्लीचिंग का आपका क्या होगा? प्रोटीएज, लाइपेज और पेक्टिनेज। यहाँ पे आपका क्या होगा? ब्लीचिंग का होगा। ठीक है, वहीं अगर हम लास्ट में बात करें आपका केटालेज की, तो केटालेज आधारित क्या होगा? आपका फिनिशिंग होगा, फिनिशिंग। ठीक, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जहां पे दिक्कत होगी तो आप सही कर लीजिएगा। थोड़ा और छोटा कर दूं ताकि लिखने में ज्यादा दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, आपका सेलुलोज आधारित में हमने कहा आपका डिसाइजिंग, डिसाइजिंग। मेरी हिंदी आपको समझ में आ रही होगी थोड़ा बहुत। यहाँ पे एमाइलेज आधारित की अगर हमने बात की तो स्काउरिंग। वहीं अगर हम बात कर रहे थे आपका प्रोटीएज, लाइपेज और पेक्टिन की, तो यहाँ आपका क्या होगा? ब्लीचिंग होगा। और लास्ट में हमने अब बात की थी आपकी फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग आपका होगा केटालेज आधारित। यहाँ आपका क्या होगा? फिनिशिंग होगा, फिनिशिंग। ठीक है, तो ऐसे होगा आपका। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? आपका 1342, ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है संकल्पनात्मक या सैद्धांतिक मूल्यों के साथ परिणाम यानी निष्कर्ष प्रदान करने की अभिक्षमता कहलाती है। आपका ऑप्शन है संवेदनशीलता, बी है विश्वसनीयता, सी है वैधता और डी है आपका परिवर्तनशीलता। यहाँ बताइएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। यहाँ आप क्या कर लीजिएगा? बी, यहाँ सी, यहाँ डी। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे इसके राइट आंसर की, तो संकल्पनात्मक या सैद्धांतिक मूल्यों के साथ परिणाम प्रदान करने की अभिक्षमता क्या कहलाती है? आपका वैधता कहलाती है। क्या कहलाती है? वैलिडिटी कहलाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रिबन एक्सप्रेस यानी RRE निम्नांकित में से किसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए चलाई गई राष्ट्रव्यापी संचार मुहिम थी? कोविड-19, स्वच्छता और सफाई, HIV एड्स या फिर पर्यावरणीय संसाधनों का अल्प दोहन पुनः प्रयोग? किसके लिए चलाई गई थी रेड रिबन एक्सप्रेस? बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर होगा HIV एड्स। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है।
35 है आपका कि इस प्रकार के प्रतिवर्त में अवलंब यानी सहारा के अभाव अथवा अकस्मात ऊंची ध्वनि यानी शोर के कारण शिशु अपने पीठ का चाप बनाता है, अपनी बाहों को फैलाता है और तत्पश्चात उन्हें अपने शरीर की तरफ लाता है। आपके ऑप्शंस हैं मोरो, विवेंस्की, टोनिक नेक या फिर रूटिंग। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और अगर ये क्लास पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो और अगर आप चाहते हैं, वैसे तो आप नहीं भी चाहेंगे तो भी मैं क्लास लाऊंगी, ठीक है, ब्लैकमेल नहीं कर रही मैं आपको, लेकिन आप लाइक कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा स्पेशली अगर आप लाइक करेंगे, है ना। कि देखो हैप्पी हैप्पी क्लास लेते हैं ना तो मन भी अच्छा रहता है, नहीं तो फिर बोरियत महसूस हो जाएगी ना, फिर आप करोगे नहीं कंप्लीट क्लास। तो यहाँ पे आप बस इतना किया करो कि जब भी क्लास लो, मतलब आप जब मेरी क्लास आती है तब ले रहे हो या जब आपको बाद में समय मिल रहा है तब ले रहे हो, जब भी क्लास लो आप इतना याद रखो कि कंप्लीट क्लास लो। अगर आपने अधूरे में ही क्लास छोड़ दिया फिर आप दूसरा देखने लगे वीडियो, है ना, तो इसमें ये होगा ना फिर दोबारा आप रिटर्न करके वहां पे जाके क्लास नहीं देख पाओगे। ये अक्सर होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। जब भी हम क्लास लेते हैं सोचते हैं कि अभी आधा देख लिया बाद में इसको देख लेंगे, तो वो बाद कभी आता ही नहीं है। तो जब भी देखो प्रॉपर समय लेके आराम से रिलैक्स होके देखो, लेकिन पूरा देखो, ठीक है। और बीच बीच में लाइक का बटन भी दबाते जाओ, मैं तो यही कहूंगी भैया। चलो तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मोरो, ठीक है, मोरो। तो मोरो प्रतिवर्त में अवलंब के अभाव अथवा अकस्मात तो ऊंची ध्वनि के कारण शिशु अपने पीठ का चाप बनाता है, अपनी बाहों को फैलाता है और अपने मतलब तत्पश्चात उन्हें अपने शरीर की तरफ लाता है, ठीक है। ऐसा किसमें होता है, मोरो में होता है। चलो 36 है, विकास संचार डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का सृजन किसने किया था, नोरो क्यूब्रेल, ओपी धामा, सर डेनियल हैमिल्टन या फिर जेपी लिंगन्स। बताइएगा। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके 1 मार्क्स फुल्ली दिलवा सकते हैं, बस इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें अगर आप थ्योरी क्लासेस भी ले लेते हो ना तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज रहती है। तो ये 1 नंबर दिलवाने वाले पक्के वाले क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आपका पूरा सही हो जाएगा, ये कह रही। यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नोरा क्यूबेल, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 है, निम्नलिखित कार्यक्रमों एवं नीतियों को उनके आरंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे है विफ्स यानी WIFS, दूसरा है पोषण 2.0, सी है ICDS, चौथा है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन MAA, ठीक है, और ई है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहां आपको इसका सीक्वेंस लगाना है, क्रम लगाना है आरोही क्रम में। तो यहां अगर हम बात करें इसके क्रम की, तो देखो सबसे पहले आपका क्या होगा, ICDS, सबसे पहले क्या होगा ICDS, देन उसके बाद होगा आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, थर्ड आपका क्या होने वाला है WIFS, वेयर इज WIFS, पहले में है ये, तीसरा ये आएगा। देन उसके बाद मदर्स आपका जो है आपका MAA, ठीक है, ये आपका 4th नंबर पे होगा और 5th में आपका होगा पोषण 2.0, ठीक है, ये 5th में होगा। इसकी ईयर वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, देख लेना। एक तो ऐसा सेंड करूंगी जहां पे आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, ईयर वाइज है। और ये भी है, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं प्लीज जुड़ जाइए, क्योंकि अब मैं बीच बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन करा रही हूँ, मतलब लिख के ऐसे क्वेश्चन दे रही हूँ जो मतलब पूछे जाने की जिनकी संभावना है और जिनको अगर आप देख लेते हो तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को जरूर देख लो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। तो जहां से भी आप जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, चाहो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, चाहे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, कहीं से भी जुड़ सकते हो। तो ये मैं आप दोनों दे दूंगी, दोनों से जुड़ जाना। क्वेश्चन है आपका, विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य स्कूली कार्यक्रम में पूर्णकालिक शिक्षा प्रदान करना कहलाता है, समावेशन, अपवर्जन यानी बहिष्करण, सी है आपका पुरस्कार और डी है आपका दंड यानी पनिशमेंट। बताइएगा। और सबसे अच्छा फायदा पता है किस चीज में होता है कि आपका पैसेज भी आता है, और पैसेज आपका 90 के बाद आपका पैसेज आ जाता है, तो पैसेज में भी आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं अगर आप अच्छे से उसको ध्यान से कर लेते हो तो, है ना। तो वहां पे नंबर गेन करना है तो वो भी एक अच्छी चीज है।
तो यहाँ पे ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है समावेशन। ठीक है, चलो 39 है, निम्नलिखित में से क्या श्रव्यदृश्य अध्यापन यानी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? आपका है चार्ट, रेडियो, टेलीविजन या फिर समाचार पत्र। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी श्रव्य यानी सुनाई भी दे रहा हो, दिखाई भी दे रहा हो, ऐसी सामग्री बताइएगा कौन सी है। तो नेचुरल सी बात है, टीवी आप सुनते भी हो, देखते भी हो, इससे। चार्ट दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता। ठीक है, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर आप देखते हो, रेडियो भी आप सुनते हो, तो इस तरीके से आपका टेलीविजन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 40, क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चन आपके पैसेज वाले थे। पैसेज यहाँ पे करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, या तो फिर अलग से एक क्लास ले लूं जहाँ पे पैसेज ही कराएं, तो पैसेज में आपके 5-6 घंटे जाएंगे। पैसेज आप वैसे खुद ही कर सकते हो, मैं टेलीग्राम पे पैसेज सेंड कर दूंगी, मतलब कुछ ऐसे पैसेज जिनको आप सॉल्व करके थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो वहां मैं टेलीग्राम पे आपको पैसेज और उनके साथ साथ के जो क्वेश्चन है वो मैं सेंड कर दूंगी। तो आप एक बार क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, पीडीएफ के माध्यम से मैं सेंड करूंगी, तो आराम से वो पैसेज आप सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे पैसेज आपको मिल जाएंगे। तो इससे देखो, टेलीग्राम पे जुड़ने से आपको कई सारे फायदे ही मैं अभी भी बता देती हूँ। आजकल मैं टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। निम्नलिखित खाद्यों को उनके फाइबर की मात्रा के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है चावल, दूसरा है सामक यानी बॉर्न यार्ड मिलेट, और सी है आपका मतलब थर्ड है आपका केला, फोर्थ है अमरूद और फिफ्थ है आपका मक्खन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो फाइबर की मात्रा के अनुसार हमें घटते हुए क्रम में लगाना है, इसको घटते हुए क्रम में याद रखिएगा। ठीक है, अब बताइएगा घटते हुए क्रम में ये कैसे लगेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें इस करेक्ट आंसर की, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सामक यानी बॉर्न यार्ड मिलेट, उसके बाद आपका होगा अमरूद यानी गुआवा, देन आपका होगा केला यानी बनाना, फिर आपका क्या होगा चावल यानी राइस, और आपका लास्ट में आपका बटर यानी मक्खन। ये ऐसे लगेगा। ठीक है, तो यानी 24315 24315 ऑप्शन सी में है। तो ये ऐसे आपका रहा। तो देखो 2024 के क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे 2023 के क्वेश्चन, और साथ साथ में आपके जो पेपर 1 है उसको भी करेंगे। तो हो सकता है एक दिन में आपको 2 क्लासेस मिल जाएं। तो यहाँ पे फायदा इससे ये होगा कि आप दोनों क्लास आराम से अटेंड कर पाएंगे। देखो हर बार मैं एक चीज दोहराती हूँ, जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो पेपर 1 में भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पेपर 2 के ही भरोसे रहोगे कि मेरा होम साइंस बहुत स्ट्रांग है, तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आपने कहीं ना देखे हैं ना सुने हैं, कहीं देखा सुना नहीं क्वेश्चन, वो भी आपके न्यू क्वेश्चन भी ऐड होते हैं, जिसको हम बाद में तैयारी करके प्रिपेयर करते हैं, फिर पता चलता है फिर न्यू क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपका कोई बस नहीं रहेगा, आप नहीं कर पाओगे, तुक्का ही लगा पाओगे, और तुक्का ही लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चीजें ये है ना कि आप जो चीजें करो उसको अच्छे से करो, इसलिए पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों साथ में कंप्लीट करते जाओ। यूनिट वाइज मैं चीजें करा रही हूँ, क्वेश्चन करा रही हूँ, उनकी प्रैक्टिस कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हूबहू क्वेश्चन ही मिल जाएगा, हो सकता है, कोई चीज 100% नहीं कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि हूबहू क्वेश्चन ही मिल जाए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कहीं पे भी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछ लेंगे तो मैं उस चीज पे फोकस करूंगी, उस चीज पे ध्यान दूंगी, जहां पे कुछ मिस्टेक्स होंगी उन पे मैं वर्क करूंगी। तो इससे थोड़ा सा मुझे भी पता चलेगा कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि मैं जो चीजें करवा रही हूँ आप सभी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं। सो बेझिझक होके कहिएगा, मैं आपकी एक दोस्त टीचर, आप जो समझ सकते हैं वो समझ के आप आराम से पढ़ें, आराम से आप क्वेश्चन पूछे मुझसे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय।